नमस्कार। हम आज बात करते हैं एक ऐसी आम बीमारी जिसे डिप्रेशन कहा जाता है। डिप्रेशन, अवसाद, निराशा आज की तारीख में 70% लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। तो पहले हम समझेंगे कि इसके कारण क्या है, ज्योतिषीय कारण क्या है, क्यों व्यक्ति निराशा के गर्त में डूब जाता है और कभी कभी तो लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो इसके ज्योतिषीय कारण क्या है, इस निराशा, अवसाद के, डिप्रेशन के, हम वो जानेंगे। इसके बाद हम इसका निवारण क्या है, समाधान क्या है, हम इससे कैसे बच सकते हैं, तो हम उस विषय पर भी बात करेंगे। तो अवसाद, निराशा या डिप्रेशन का मुख्य कारक ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा मन का कारक है और यदि चंद्रमा पीड़ित हो गया तो मन पीड़ित हो जाता है। तो सबसे प्रमुख ग्रह है चंद्रमा। और दूसरा, चंद्रमा तो मन का कारक है, दूसरा ग्रह है शनि, जो अवसाद का कारक ग्रह है। शनि का संबंध यदि चंद्रमा से बन गया तो ऐसा व्यक्ति फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो पहले हम चंद्रमा की बात करते हैं कि ऐसी कौन सी स्थितियां हैं चंद्रमा की कि उन स्थितियों में यदि चंद्रमा हो तो हम निराशा या अवसाद में जा सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं। चंद्रमा मन का कारक है। तो यदि चंद्रमा हमारा दुर्बल है, कमजोर है, पीड़ित है, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति निराश हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि चंद्रमा कितने अंशों का है। अंश बल से कमजोर नहीं होना चाहिए। अंश बल से कमजोर का मतलब क्या है? शुरुआत के अंश या अंतिम अंश। एक राशि 30 अंशों की होती है। तो चंद्रमा यदि 2 अंश, 3 अंश, 1 अंश का है तो इसे हम कमजोर कहेंगे। और यदि वो 28 अंश, 29 अंश, 30 अंश का है तो उसे भी हम कमजोर मानेंगे। तो चंद्रमा को अंश बल से कमजोर नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? पक्ष बल। अंश बल से कमजोर नहीं होना चाहिए, यानी कि यदि चंद्रमा 6 अंश से लेकर और 24 अंश तक है तो हम इसे कमजोर नहीं मानेंगे। दूसरी शर्त है पक्ष बल से चंद्रमा को बली होना चाहिए। अब पक्ष बल में क्या है? सूर्य से 72 अंश आगे या पीछे होना चाहिए। सूर्य से 72 अंशों के अंदर नहीं होना चाहिए। यानी सामान्य भाषा में यदि कहा जाए तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी के अंदर होना चाहिए। दोबारा फिर बताता हूं, शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक यदि चंद्रमा है तो हम उसे पक्ष बल से बली मानते हैं। और यदि शुक्ल पक्ष की सप्तमी के पहले का चंद्रमा है, कृष्ण पक्ष की पंचमी के बाद का चंद्रमा है,
तो हम उसे पक्ष बल से कमजोर मानते हैं। तो दूसरी शर्त है कि पक्ष बल से चंद्रमा को बली होना चाहिए। ये चंद्रमा सूर्य से जितना दूर होगा उतना ही ज्यादा बली होगा। हम मान लेते हैं कि चंद्रमा द्वादश भाव में स्थित है, तो यदि सूर्य यहां छठे भाव में है तो हम ऐसे चंद्रमा को बली कहेंगे। यदि सूर्य चंद्रमा से चौथे घर 4 घर आगे या 4 घर पीछे है, उसे भी हम बलवान चंद्रमा कहेंगे। 3 घर तक हम मान सकते हैं कि वह चंद्रमा पक्ष बल से कमजोर हो सकता है। यदि यहां पर सूर्य स्थित है तो यह हो सकता है कि ये चंद्रमा यहां पर 28 अंश का हो या 25 अंश का हो, और तो 5 अंश यहां रह गया चंद्रमा को इधर आने में, 30 अंश इस भाव के। और यदि सूर्य यहां पर 7 अंशों का है, हम मान लेते हैं कि ये 7 अंशों का है, तो 7, 30, 37 और 5 42 अंश के अंदर हो गया ये चंद्रमा। तो ऐसा चंद्रमा पक्ष बल से हीन हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, दुर्बल होगा। फिर 3 घर आगे हो या 3 घर पीछे चंद्रमा को कमजोर माना जाएगा। तो कम से कम 4 घर आगे या 4 घर पीछे होना चाहिए। सबसे ज्यादा बलवान चंद्रमा पूर्णिमा का होता है, जब सूर्य से उसकी दूरी 180 अंश पर होती है। तो दूसरी बात है कि पक्ष बल से बली होना चाहिए। तीसरा, चंद्रमा को नीच राशि में नहीं होना चाहिए। या तो चंद्रमा मित्र राशि में हो या स्वराशि में हो अथवा उच्च राशि में हो तो चंद्रमा बलवान होगा। और यदि ये शत्रु राशि में है, नीच राशि में है, तो चंद्रमा कमजोर होगा। तो तीसरी शर्त है कि इसे नीच नहीं होना चाहिए, शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए। चौथा, संधि भाग में नहीं होना चाहिए चंद्रमा को। संधि भाग क्या है? जैसे इस भाव में यदि ये चंद्रमा 29 अंश, 28 अंश, 29 या 30 अंश का है, तो ये चंद्रमा संधि भाग में कहलाएगा। यहां पर यदि इस भाव में ये 1 अंश का है, 2 अंश का है, तो भी ये संधि भाग में कहलाएगा। और खास करके कर्क और सिंह राशि के बीच संधि भाग में चंद्रमा को नहीं होना चाहिए। वृश्चिक और धनु राशि के बीच में चंद्रमा को नहीं होना चाहिए। मीन राशि और मेष राशि, इनके बीच चंद्रमा को नहीं होना चाहिए। ये नक्षत्र गंडांत संधि भाग कहलाता है। यहां पर यदि चंद्रमा स्थित है तो निश्चित रूप से वह बहुत ही कमजोर और दुर्बल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में चंद्रमा बुरे प्रभाव देगा। तो मैंने आपको ये 4 शर्तें बताई कि चंद्रमा को अंश बल से बली होना चाहिए, पक्ष बल से बली होना चाहिए, उच्च राशि, स्वराशि अथवा मित्र राशि में होना चाहिए, और चंद्रमा को संधि भाग में स्थित नहीं होना चाहिए। फिर 5वीं शर्त क्या है? चंद्रमा को 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए। चंद्रमा यदि 6ठे भाव, 8वें भाव अथवा 12वें भाव में है तो ऐसा चंद्रमा भी दुर्बल या पीड़ित माना जाता है, क्योंकि 6ठा भाव रोग का भाव है और यह भी एक रोग है। डिप्रेशन भी एक रोग ही है। तो 6ठा भाव रोग का भाव है।
8वां भाव भी असाध्य रोग का भाव है और द्वादश भाव चूंकि लग्न से द्वादश है, चंद्रमा स्वयं भी एक लग्न ही कहलाता है, तो यदि वो द्वादश भाव है तो द्वादश भाव हॉस्पिटल का भाव है, हानि का भाव है, वहां भी चंद्रमा को नहीं होना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा को केमद्रुम योग में नहीं होना चाहिए। केमद्रुम योग यानी चंद्रमा के एक घर आगे या एक घर पीछे कोई न कोई ग्रह होना चाहिए। यदि चंद्रमा का एक घर आगे एक घर पीछे कोई भी ग्रह नहीं है तो चंद्रमा केमद्रुम योग में कहलाएगा और ऐसा चंद्रमा दुर्बल कहलाता है। चंद्रमा को किसी न किसी ग्रह का सहारा चाहिए, तो केमद्रुम योग में नहीं होना चाहिए चंद्रमा को। 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए चंद्रमा को। तीसरी बात, अशुभ चंद्राधियोग में नहीं होना चाहिए। अशुभ चंद्राधियोग क्या है? चंद्रमा से 6ठे, 7वें, 8वें घर में क्रूर या पापी ग्रह नहीं होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा से यदि 6ठे, 8वें या 12 षष्ठ, सप्तम, अष्टम भाव में यदि कोई भी अशुभ और पापी ग्रह उपस्थित हैं तो छठे भाव में जो स्थित है चंद्रमा से, उस ग्रह की दृष्टि उसके 12वें भाव पर पड़ेगी। हम मान लेते हैं कि यहाँ मंगल स्थित है या सूर्य है, सूर्य तो ठीक है, मंगल स्थित है, यहाँ राहु है और यहाँ पर शनि है। राहु की दृष्टि द्वादश भाव में पड़ेगी, चंद्रमा से द्वादश में। मंगल की दृष्टि सीधा चंद्रमा पर पड़ेगी, शनि की दृष्टि चंद्रमा से द्वितीय भाव पर पड़ेगी। तो अब चंद्रमा के आगे, पीछे और सामने तीनों जगह पापी ग्रह हो गए, क्रूर ग्रह हो गए, इनका प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा और चंद्रमा बहुत बुरी तरह से पीड़ित हो जाएगा। तो चंद्राधियोग भी, अशुभ चंद्राधियोग नहीं होना चाहिए, शुभ चंद्राधियोग में होना चाहिए। शुभ चंद्राधियोग यानी 6ठे, 7वें, 8वें में शुभ ग्रह बैठे हों तो शुभ चंद्राधियोग, यदि अशुभ ग्रह बैठे हैं तो अशुभ चंद्राधियोग। तो अशुभ चंद्राधियोग में नहीं होना चाहिए। ये ऐसी स्थितियां हैं कि चंद्रमा यहां पर दुर्बल या पीड़ित हो सकता है, तो चंद्रमा को पीड़ित नहीं होना चाहिए। फिर सबसे जरूरी शर्त है कि चंद्रमा को शनि के द्वारा पीड़ित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शनि अवसाद का, निराशा का, डिप्रेशन का ग्रह है। यदि ये चंद्रमा के साथ स्थित होगा या चंद्रमा पर इसकी दृष्टि होगी तो भी मन पर शनि का प्रभाव पड़ेगा और मन निराशा में डूब जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। इसलिए चंद्रमा पर शनि का प्रभाव नहीं होना चाहिए। चंद्रमा बलि कब होता है मैं वह भी बता चुका हूं। अंश बल से बलि हो, पक्ष बल से बलि हो, स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि में हो और गज केसरी योग हो। गज केसरी योग यानी चंद्रमा से केंद्र में गुरु होना चाहिए। चंद्रमा से केंद्र का मतलब क्या है? चंद्रमा से चतुर्थ भाव में या चंद्रमा के साथ हो, चंद्रमा से चतुर्थ में हो, चंद्रमा से सप्तम में हो, चंद्रमा से दशम भाव में हो गुरु। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा को बल प्राप्त होता है। 1, 4, 7 और 10
यदि चंद्रमा से 1, 4, 7, 10 भावों में गुरु है तो गज केसरी योग बनता है, क्योंकि यदि केंद्र में गुरु उपस्थित है तो उसका असर चंद्रमा पर पड़ेगा और चंद्रमा बलवान होगा। तो जब भी चंद्रमा दुर्बल, क्षीण होगा, पीड़ित होगा और शनि के द्वारा अगर शनि की उस पर दृष्टि या युति हो गई तो निश्चित रूप से फिर ऐसा व्यक्ति कभी ना कभी निराशा में जाएगा, डिप्रेशन का शिकार होगा। लेकिन क्या यदि ऐसी स्थितियां हैं, अशुभ स्थितियां हैं, यदि चंद्रमा दुर्बल है, पीड़ित है, नीच है, 6ठे, 8वें, 12वें भाव में है, पाप कर्तरी में है, एक पाप कर्तरी भी एक योग है, अशुभ योग है। पाप कर्तरी का मतलब यह है कि चंद्रमा के दोनों ओर अशुभ ग्रह हों, चंद्रमा से द्वादश में या द्वितीय भाव में यदि अशुभ ग्रह, पापी ग्रह हैं तो हम उसे पाप कर्तरी में कहते हैं। तो यदि ऐसी स्थितियों में है तो क्या अशुभ स्थितियों में चंद्रमा है तो क्या जीवन भर व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार रहेगा? क्या जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जब जब बुरे ग्रहों की दशा आएगी, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, जब जब बुरे ग्रहों की, खास करके यदि अंतरदशानाथ और प्रत्यंतर दशानाथ बुरा ग्रह है, लग्न से बुरा हो, चंद्रमा से बुरा हो या 6ठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी हो, मारक भाव का स्वामी हो, तब ऐसा व्यक्ति निराशा में डूबेगा, डिप्रेशन का शिकार होगा। लेकिन जब शुभ ग्रहों की दशा है तब उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बात हुई कि ऐसी कौन सी ग्रह स्थितियां हैं जब व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता है। तो मैंने आपको बताया चंद्रमा के विषय में कि मन का कारक वही है, मुख्य ग्रह वही है। हाँ, एक और भी स्थिति है जिसे हम मनोरोग या मानसिक रोग कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं। तो वो क्या है? वो इससे अगली स्टेज है, वो गंभीर रोग है, उस पर हम कभी और बात करेंगे। उसमें भी चंद्रमा का योगदान होता है, लेकिन चंद्रमा के साथ साथ बुध, गुरु, पंचम भाव और पंचमेश, इन सभी का योगदान होता है। तो उस पर हम कभी और बात करेंगे। आज मैंने आपको अवसाद के कारण बताए हैं। अब इस अवसाद से निकलने के उपाय क्या हैं, इसका निवारण क्या है। यदि मान लेते हैं कि हमारा चंद्रमा बुरा है, पीड़ित है, क्षीण है, दुर्बल है, नीच है, तो हम उससे कैसे बच सकते हैं, उसका निवारण क्या है? इसके लिए मेरा अगला वीडियो आप देखिए। अगले वीडियो में मैं आपको निराशा से, डिप्रेशन से बचने के उपाय बताऊंगा कि हम उससे कैसे बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मेरा अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर वह वीडियो मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार।